आप सबका स्वागत है मुलाकात बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग में। टी और कॉफी, टी कॉफी, कॉफी, अर्ली बर्ड या नाइट आउल? नाइट आउल, नाइट आउट। आज हम जो बात करेंगे वो हम सिर्फ बातें वो नहीं करेंगे कि हम क्या क्लासरूम में करते हैं, हमारी पर्सनल कहानियां हो सकती हैं। मेरे मदर ने ये एफर्ट किया सबसे बात करके कि चलो शहर चलते हैं। चल के वहाँ पे सबसे बड़ा हेजिटेशन कि पहली बार ही ऐसे स्कूल में नाम लिखा दिया गया। जब मैं डरती थी कभी पब्लिकली बोलने से, कम्युनिटी को बहुत बताना पड़ता है कि हुआ है, हम हैं कौन। टीचर का काम सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसी जरूरत है तो हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या पता कल वो बच्चा कुछ बहुत अच्छा बन के निकल जाए। क्लासरूम में भी ऐसे जाती हूँ मैं, तो छोटे कमेंट बच्चों से मिलते रहते हैं, तो वो चीज़ें लगता है कि हाँ, मतलब आप उनको एक सेफ स्पेस दो बात करने का। अपनी एक बच्चा कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा रहता था, तो पूछा क्या यहाँ क्या कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कॉलेज के अंदर एंटर करे। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी चूड़ी बेचते थे। बेसिकली परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। ही इन हिज वेज हिज परफेक्ट, आई एम परफेक्ट इन माई वे। सही और गलत की परिभाषा में हम नहीं हैं, हम सही और गलत की परिभाषा से ऊपर हैं। समझना समाज और सरकारों को है। ये जो पूरे कन्वर्सेशन में जो एक बात मेरे साथ रह गई, आप सब जो काम कर रहे हैं क्लासरूम तक नहीं है, वो बियॉन्ड द क्लासरूम भी है। आप सबका स्वागत है मुलाकात बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग में। मैं नैविश गोरखपुर से हूँ, मैं बीएम ब्रिज से हूँ। आज हमारे साथ हमारे 4 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक शाही जो KIPM कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर श्वेता जॉनसन जी जो कि सेंट एंड्रयूज कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं एकता महेश्वरी जी जो एकता सेवा संस्थान की प्रमुख है और गोरखपुर में गरिमा रन कर रही है। और साथ है हमारे साथ स्निग्धा चैटर्जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंट एंड्रयूज कॉलेज में और एक युवा कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्य को ये गोरखपुर में बहुत समय से करते आए। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम सिर्फ बातें वो नहीं करेंगे कि हम क्या क्लासरूम में करते हैं। क्लासरूम के अलावा जो बातें होती हैं, क्लासरूम के अंदर भी जो बातें हैं उसके बाहर भी होती हैं। कम्युनिटी की भी बात होगी, इम्पैक्ट की भी बात करेंगे, हमारी पर्सनल कहानियां हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम सबकी हम बात करेंगे। और इस बातचीत के दौरान हम इस बात को समझेंगे कि जो युवा हमारा जो मेन केंद्र में जो मुद्दा है, यूथ सेंट्रिक वर्क और युवा लीडरशिप जो कैसे बिल्ड है, उसको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका स्वागत है फिर से, थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ें देखेंगे हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि कैसी हमारी यात्राओं ने हमें बदला, हमारे पर्सनल जीवन की यात्राओं ने हमें कैसे बदला और कैसे हम उसको अपने स्टूडेंट्स को भी देख पा रहे हैं। अपने जीवन में जब हम स्टूडेंट थे, यूथ थे, तो हमने देखा ही था क्लासरूम में देख के हम उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हमारे हिसाब से क्या हो सकता है, उनके हिसाब से क्या हो सकता है और कमिंग टू द सेंटर क्या एक्चुअल में हमें चाहिए, जिसकी बात हमने करा थी बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन से। कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और विल सी और सबको जवाब देना है उसका। ठीक है, सो फर्स्ट इज टी और कॉफी? टी कॉफी। कॉफी। सो योर फेवरेट टीचर एंड व्हाई? फेवरेट टीचर मेरी LKG की टीचर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक से बहुत अच्छी लर्निंग दी है जो अभी भी मेरे दिमाग में है। ओके, अलग राय सर। व्हाई? क्योंकि मैंने उनसे सीखा है कि कैसे जीवन, केवल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट है। और इस एज में भी वो सब कुछ लेके चल रहे हैं। अप्रॉक्स वो 90 के हैं और सब कुछ लेके चल रहे हैं। वो उनके कोई है नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा हर सेक्टर में उन्होंने काम किया, तो इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की गुरुजी, मेरी मेंटोर, जिन्होंने मुझे सोसाइटी में कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए कैसे काम करना सिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि बीइंग अ कम्युनिटी, अपने बारे में हम कैसे समाज के सामने बात रख सकते हैं और अपने बारे में जो बेहतर से बेहतर जानते हैं वो सोसाइटी को कैसे सिखा सकते हैं। मेरी मदर, जैसे कि मेरी मदर एक टीचर होंगी और सभी मतलब बेबी जो बच्चे होते हैं उनकी सबसे पहले जो लर्निंग होती है उनकी मदर से होती है। और मेरी मदर ने कभी भी मुझे एक अलग नहीं समझा,
हमेशा ये रहा है कि मैं मेरी जो कमियां हैं वो उस चीज़ को कभी एकदम ओवर पावर नहीं होने दिया, और हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, एक नॉर्मल लाइफ मतलब उस चीज़ से भी आगे ले सकते हो। सो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम हमको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती, तो अगेन ये क्वेश्चन है कि आप क्या है, अर्ली बर्ड या नाइट आउल? नाइट आउल। नाइट आउट, बट ऑब्वियस। टीचर्स डे कब पड़ता है? 5 सितंबर। Who is the first female teacher of India? नहीं पता। सावित्रीबाई फुले। हाँ, सावित्री yes. बाई, हाँ। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लेट्स से कि आपको 1 महीने का ब्रेक मिला, ठीक है, तो आप उसमें क्या करना पसंद करेंगे? ध्यान से सुनिए, सबके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, एक बार ही बोलना है। 1 महीने की छुट्टी मिली तो आप क्या करना पसंद करेंगे? घूमना, आराम करना, या फिर कुछ नया सीखना? नया सीखना। घूमना। थैंक यू। रैपिड फायर में तो ज्यादा ही रैपिड फायर इट्स ओके। तो हमने इसलिए भी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतीक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट भी रहे हैं और यूथ इस समय हैं, यूथ आप एज अ यूथ एजुकेटर भी हैं, तो आपको आपके ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल पसंद नहीं थी ड्यूरिंग एजुकेशन सिस्टम में? अब तो बहुत चेंज आ गया। मैं अगर बात करूँ तो एक बहुत ही सामान्य परिवार और गांव में रहने वाला व्यक्ति, मेरे मदर ने ये एफर्ट किया सबसे बात करके कि चलो शहर चलते हैं, चल के वहाँ पे इन लोग को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। तो एक गांव से निकल के शहर में आए। सबसे बड़ा हेजिटेशन कि पहली बार ही ऐसे स्कूल में नाम लिखा दिया गया जहाँ पे इंग्लिश के अलावा अगर कुछ और बोलो तो फ़ाइन लग जाता था। तो पहले ही ये हो गया बर्डन कि चुप रहना है, सबसे कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उसी समय से एक डर बस गया मन में कि अगर मैं कुछ बोलूँ और समाज उसको एक्सेप्ट ना करे, वो एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ था सामने कि फ़ाइन लग जाएगा या टीचर्स उसको बहुत एक तरह से लो समझेंगे कि अरे ये हिंदी बोल रहा है या इसको ये चीज़ें नहीं पता है। तो ये सब बड़ा एजुकेशन में बड़ा ख़राब लगा। फिर जब कॉलेज में आए तो वो तब तक अंदर घुस चुका था स्कूल का सारा डर और ये कि इंग्लिश बोलना है, थोड़ा प्रोफेशनल रहना है, अबे तबे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है। तो कभी कॉलेज आए तो कॉलेज में बड़ा रिलैक्स मूड माहौल देखा सबका, तो जब लोग बोलते थे तो थोड़ा लगता था कटना है यहाँ से, नहीं ये सब चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन फिर वहाँ पे अजीब लगने लगा कि फिर धीरे धीरे वो एक्सेप्ट हुआ। तो फिर समाज में आए, जब समाज में आए तो देखा कि दोनों चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का ओवरऑल ग्रोथ से मतलब था। जो डिग्री थी, जो हाथ में जो सीखा था स्कूल में, उसका उतना जितना बताया गया था, जितना बड़ा ऑरा बनाया गया था, वो उस तरह से है ही नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट जब समझ में आया कि सिर्फ पढ़ाई करके बाहर आए, कुछ और टैलेंट स्किल ये सब चीज़ लेके आना चाहिए था, वो उस पर फोकस ही नहीं किया हम लोग ने। तो अभी भी ये डर लगा रहता है कि कुछ मतलब कुछ अच्छा सीखे, कुछ बढ़िया। और जब भी किसी बच्चों को देखा जाता है तो लगता है कि जो चीज़ अपने साथ ही हुई कि हमने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लिया, कभी ये देखा ही नहीं कि कोई स्पोर्ट्स या कोई म्यूज़िक या डांस या कुछ भी उस सेक्टर में जाना चाहिए था। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए थी। तो ये सारी समस्याएं जो अभी भी लगता है कि यूथ के अंदर देखना चाहिए। तो ये फिर कभी किसी बच्चे से बात होती है, वो बोलता है कि सर क्या करूं, तो बताना पड़ता है कि वो पासिंग मार्क्स 33% इसीलिए रखे गए हैं कि आप के जीवन का आप कोई काम कर रहे हो तो 33% ही केवल एजुकेशन का है। बाकी सब जो रेस्ट 67% है वो बाकी सारी चीज़ें आपके मोरल एथिक्स, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, कितना अच्छा आपका व्यवहार है। और एजुकेशन की डेफिनेशन भी यही है, ओवरऑल ग्रोथ। प्रॉब्लम्स में जैसे आपने बताया कि कैसे
युवाओं को ये अपना खुद को समझने और जो प्रेशर मिल जाता है स्कूल्स के समय, तो श्वेता मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये आप काउंसलर भी हो, आप एजुकेटर भी हो, तो मेंटल हेल्थ और वेलबींग को देखते हुए जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में जो करिकुलम डिजाइन है, जो भी चीजें होती हैं, उसको आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? ये अभी जो सिलेबस और जो करिकुलम चल रहा है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सब्जेक्टिव है और इसके साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत है जो हम नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को। जैसा सर ने बोला कि सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ उस सब्जेक्ट की पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आपका ओवरऑल वेलबींग कैसे निकल के आ रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा जब पास आउट होता है या थोड़ा समझदार होता है ना, तो वो सोचता है कि अरे जो भी मैंने अपना टारगेट बनाया था या मुझे यहाँ पहुँचना था या मुझे ये करना था, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लाइफ में अगर स्ट्रेस है तो उससे कैसे कोप करना है, कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स, कुछ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग मेंटल हेल्थ में बात करते हैं। तो ये चीज़ें उसमें मुझे लगता है शुरू से अब डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये जनरेशन है, जेन ज़ी और जेन अल्फा, ये बहुत अवेयर है। अगेन वो अवेयरनेस किस तरह की है उनके साथ, ठीक है, तो और उसको कोप करने के लिए वो क्या करते हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम मॉरल साइंस और जीके बहुत पहले से उनके सिलेबस में डाल चुके हैं, वैसे ही इस चीज़ को भी बहुत शुरू से डाल देना चाहिए ताकि बच्चे धीरे धीरे एक बेसिक साइकोलॉजी समझ पाए। जब साइकोलॉजी की भी बात हो रही है, सेफ स्पेसेस की भी बात हो रही है, इतना आपको कैसा लगा क्लासरूम्स में जब आप बचपन में थे? क्या क्लासरूम्स आपके लिए कैसा लगा आप जब क्लासरूम्स में जाते थे? मेरे लिए क्लासरूम बहुत कह सकते हैं अजब था। अजब इसलिए था क्योंकि बीइंग अ ट्रांस कम्युनिटी पर्सन, मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और एक ऐसे जेंडर से बिलोंग करते हुए या जेंडर नॉट कन्फर्मिंग सिचुएशन में जब मैं थी और जब मैं क्लासरूम में गई, तो क्लासरूम में मेरे लिए बहुत कुछ अजीब था। अजीब ये था कि ड्रेस कोड, दो जेंडर्स का अलग अलग तालमेल और उसमें मैं खुद को कहाँ फिट करूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे समझ नहीं आता था कि हु आई एम और मैं जो हूँ वो मैं किसको बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता था स्कूल टाइम में जो मेरे अंदर बदलाव आ रहे थे, जो मेरे हार्मोनल चेंज आ रहे थे, उस समय मैं अपने आप को सहज महसूस कर पाती थी सिर्फ स्कूल में जाके, और स्कूल में मुझे जितना असहज महसूस करा दिया जाता था वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि मुझे लगता है आज एक बहुत लंबे दौर के बाद जब मैंने सेक्सुअलिटी, जेंडर, राइट्स, और आज हम देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर को राइट्स भी मिल चुके हैं क्योंकि उनकी जेंडर पहचान है, उसके बावजूद भी उस समय जब मैं बात करती थी तो मेरे लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था। आज हम 21वीं सदी में बैठे हुए बात कर रहे हैं, लेकिन आज के जो समय में हम बदलाव देख रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी जो सबसे मूल स्रोत कहेंगे स्कूल, जहाँ से एक व्यक्ति की भविष्य तय होती है या उसकी व्यक्तित्व तय होते हैं, वहाँ पर जो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है कम्युनिटी के बारे में या जेंडर के बारे में या उनकी बच्चों के सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, वो एक बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता मांगता है और वो हमें लगता है अभी भी बहुत बड़ा गैप है। और मुझे लगता है आज भी जो बच्चे आ रहे होंगे स्कूल्स में उनको भी ऐसा ही लगता होगा जैसा मुझे बचपन में लगता था। तो चेंज की तो ज़रूरत है हर जगह जी। तो चेंज, कोट भी है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द लाइफ। तो स्नेहा, कमिंग टू यू, आपकी लाइफ में जो आपका वॉलंटियरिंग स्पेस था जहाँ पे आपने चीज़ें सीखी, तो उसने आपको पर्सनली लाइफ में कैसे अलाइन किया और फिर आप एजुकेटर के रोल में अपने आप को देखते हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। बेसिकली क्या था कि पहले जब मैं स्कूलिंग से ही थोड़ा स्टार्ट करना चाहूँगी। स्कूलिंग के टाइम में मेरा स्ट्रगल काफ़ी रहा है, जैसा कि आई एम थैलेसेमिक, तो स्कूलिंग एक नॉर्मल पर्सन की तरह स्कूल रेगुलर जाना और रेगुलर चीज़ों को करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। और उस चीज़ में फिर बट यही है कि एक पेरेंट्स के मोटिवेशन की वजह से जो भी चीज़ें स्कूलिंग प्रॉपरली हुई, फिर मेरा जब भी ग्रेजुएशन, फिर आप बी एम्ब्रेस से मिलना हुआ मेरा,
जी इम्प्रेस से जब मिलना हुआ तो वहाँ से मैंने कई चीज़ें सीखी कि दूसरा अगर कोई गलत है तो आप उसको डायरेक्ट गलत मत बोलो, आप उसको बताओ अच्छा हाँ आपने यहाँ तक सही बोला, अब मुझे और एड ऑन ये करना है। कभी भी किसी भी पर्सन को आप अगर गाइड कर रहे हो, मतलब एक कई गाइडिंग स्किल सीखी, बहुत से लीडरशिप स्किल सीखा मैंने जाना कि कभी भी कोई पर्सन आगे से आपसे बात कर रहा है या वो कुछ गलत बोल रहा है या कुछ एरर कर रहा है तो उसको ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल देना है कि नहीं आप ये गलत हो या यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि फिर अगर आप डायरेक्ट उसके मुंह पे सामने बोलो कि गलत है तो वो उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही खत्म हो जाएगा पब्लिक में, खासकर पब्लिक में बोलने का। मतलब मुझे ये वॉलंटियरिंग से ही सीखने को मिला कि जो भी ग्रुप डिस्कशन या पैनल डिस्कशन या कहीं भी हम डिस्कस कर रहे हो तो वो ऐसा करो कि सबके लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड हो, सबके लिए एक काम स्पेस प्रोवाइड हो कि आप सब सीखें जैसे वही है, या तो मतलब हर एक डिस्कशन से लोग प्रॉपर्ली सीखें, ये नहीं है कि उनका कॉन्फिडेंस कम किया जाए। सो अगेन आई एम कनेक्टिंग इट विद प्रतीक फिर से, क्योंकि जो आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि प्रेशर जो स्कूल में मिल जाता था, और ये भी बता रहे थे कैसे जो कॉन्फिडेंस है वो अगर बचपन से हम डांट देते हैं, कुछ ऐसे चीजें स्कूल्स में कॉलेजेस में डांटना, आई डोंट नो अब मारते हैं या नहीं इस समय, लेकिन पहले तो मारते थे हम लोग के टाइम तो, अब नहीं हम लोग के टाइम तो मारते ही थे, अब तो स्कूल्स में भी नहीं मारते, anyways so help me तो coming to the question again कि आपके अंदर जो चेंजेस आए तो जब आप एजुकेटर बने तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर शिफ्ट हुआ, आपने कुछ चेंजेस किए जो अपने क्लासरूम में करते हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हो, तो वो मैं जानना चाहूँगा कि आप ऐसी क्या चीज़ें कैसे अपने संवाद स्थापित करते हो बच्चों के साथ, अगर उनकी गलतियाँ भी होती हैं तो कैसे उनको बातचीत करते हो? लेकिन बहुत बार हुआ है कि मतलब बच्चे ऐसे बदमाशी कर दिए, फिर लाया समझाया उनको, तो वो फिर ऐसा होता है कोई कहानी सुनाया या कुछ बताया उनको कि ठीक है तुमने कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज ही की बात है, आज एक बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था तो उसको कॉलेज नहीं आ रहा था तो उसको कॉल हो रही थी, वो कॉल ब्लॉक कर दिया था। तो आया आज, उसको ये हुआ कि फ़ोन दिखाओ, तो कह रहा है सर है तो सर कॉल नहीं आई थी। मैं देखा लिखा था तो उसे लग रहा था कि मुझे नहीं पता है, तो मैं देखा, बोला यार ये तो ब्लॉक किया है तुमने, तो कहता है कि सर वो अपने आप दब गया होगा। तो हम बोले अच्छा ये कैसे होता कैसे है, फिर मैं अपना फ़ोन दिया, पूछा कि बताओ यार मुझे भी ब्लॉक करना, मतलब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कैसे दबता है, तो वो बताने लगा कि ऐसे ऐसे सर ब्लॉक होता है। तो हम बोले पकड़े गए ना। अब ये बताओ फिर तुम क्या करोगे, तो उस समय डांटने का था कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर मैं उसको किनारे ले आके समझाया कि यार ये किसका भला होगा, एक बात बताओ तुम पढ़ लोगे, तुम कुछ बढ़िया हो जाओगे, तो किसका भला होगा, मेरा या इस कॉलेज का? भला तो तुम्हारा ही होगा अल्टीमेटली। तो फिर वो सॉरी सर मैं डर गया था, ये वो लगा, फिर बताते तो ये हुआ कि ठीक है, फिर प्रॉमिस भी किया है कि अब से कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये है कि बच्चे हैं, वो क्या होता है ना, इंस्टेंट डिसीजंस उनका ऐसा रहता है कि वो डरते हैं, भागते हैं कि कहीं सर कहीं डांट ना दें। तो एक बार जब वो समझ जाते हैं कि सर ठीक है सर बता देंगे, फ्रेंडली भी हो गए हैं अब काफ़ी, तो वो अपने आप आके बता देते सर ये प्रॉब्लम है, आप उसको इतना लाइट ले लीजिए ना उनकी प्रॉब्लम को कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो फिर उसको आराम से आपसे शेयर करने लगेंगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि वॉर हो जाए भारत पाकिस्तान वाला। तो जब आप उस प्रॉब्लम को इतना छोटा बना देंगे ना तो वो अपने आप फ्रेंडली हो जाएंगे। तो जैसे अभी मैं स्टाफ रूम में ऐसा बैठी थी, 2 बच्चे आई मेरे से गाइडेंस ले ली, तो उनको जब मैंने गाइड कर दिया तो वो बोलती है कि मैम आपसे हम लोग को बात करने में बड़ा आराम लगता है, मतलब डर नहीं लगता है आपको बात करने में। मैं अपनी क्लास में जनरली ये बोलती हूँ कि बच्चों आपको जो भी दिक्कत हो, चाहे आपको अपनी पर्सनल लाइफ, चाहे लव लाइफ, चाहे मतलब जो भी जैसी भी दिक्कत हो, आप मेरे से आके बात कर लो, मेरे से जो भी पूछना हो अब मैं कहीं गाइड कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने स्टूडेंट के लिए वो सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकूँ, नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड कर सकूँ, जो मतलब
जिससे वो आके चीजें शेयर करें और बता सकें। तो ये हम लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज का। थैंक यू प्रतीक एंड श्रीका फॉर शेयरिंग स्टोरी। कमिंग टू श्वेता, आपसे अगेन आपकी जो टेक्निक्स हैं एजुकेशन, जो आप बहुत से मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज करते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ, पूरी क्लास के साथ, अलग अलग एक्सपोजर कराते हो, उसके बारे में हम जानते हैं कि आपने जैसे अपने बात की थी मेंटल हेल्थ के बारे में, वेलबींग, you understand that very deeply and you try to practice that with youth जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, सब जानना चाहेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहले तो मैंने बहुत चीज़ें फेस की अपने एकेडमिक लाइफ में, इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि वो चीज़ मेरे बच्चे ना फेस करें और वो जो गैप है वो फिल हो, और जो अनकही बातें जो बच्चों के मन में रह जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमें खुद से पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर उनको एक ऐसा आप कंफर्टेबल कर दीजिए अपने आसपास ताकि वो कहने से हिचकिचाएं। तो हम लोग मैं यूजुअली ये टैक्टिक्स अपनाती हूँ कि हमारी क्लास में जो सबसे कम आते हैं बच्चे या थोड़े से ज़्यादा बदमाश होते हैं बच्चे, मैं उनको पिक करती हूँ और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं क्लास की, डिपार्टमेंट की, कि आपको ये करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई प्रोग्राम होगा तो उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी आपकी है। नाउ दे फील की वैल्यूड, ठीक है। अब उन्हें ये लगता है कि हमें मैम ने बुलाया है और मैम ने हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो जरूर कुछ देखा सोचा होगा। और ये मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट करते करते जब वो बच्चे थर्ड ईयर में आए तो मैंने एक बड़ा पॉजिटिव चेंज देखा, और वो चेंज ये था कि वो बच्चों का सेल्फ स्टीम हाई था, वो बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई था, वो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे बन गए। वो कॉलेज नहीं आते थे, वो रेगुलर कॉलेज आने लगे। तो जब बच्चा जो है वो टीचर से कनेक्ट होता है, बेसिकली नॉट एकेडमिकली ओनली लेकिन इमोशनली भी, तो वो ये समझता है कि हम अपनी चीजें आराम से शेयर कर सकते हैं। और हम लोग भी बिल्कुल ऐसे कोई भी काम अगर देना हो तो ऐसे थोपते नहीं है, वी मेक देम अंडरस्टैंड। थोड़ा सा उस बच्चे को आप थोड़ा स्पेशल फील कराइए, ठीक है। जब आप वो स्पेशल फील करेगा कि अच्छा मैम ने मुझे बुलाया, मैम का फोन आया मेरे पास, तो उसे लगा अच्छा मतलब दूसरे बच्चों से मैं ऊपर हूँ, तो वो एक शिफ्ट आता है उनके पर्सनालिटी में। और वो शिफ्ट मैंने ऐसा देखा कि वो मिरेकलसली वर्क करता है और बच्चे का पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। वो बच्चे और भी बाकी टीचर्स के कांटेक्ट में लगातार दिखाई देते हैं, हर पार्टिसिपेशन में उनका नाम आता है जो मुझे दिखाई देता है। मैं कई टीचर्स के कांटेक्ट में रहती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा इधर भी है, इस बच्चे का नाम इधर भी है, ये बच्चा इधर भी है। तो इससे वो ग्रोथ कर रहा है। एक छोटा सा आपका जो है उसके प्रति लगाव कहिए, या एक आपकी टैक्टिक्स कहिए, या आप कहिए कि आपने जो भी तरीका अपनाया इस चीज को टैकल करने का, वो हमें आगे देखा। अच्छा, फिर उसके बाद हमें लीडरशिप दिखाई देने लगती है उस बच्चे के अंदर, वो बच्चा दूसरों को लीड कर रहा है। उससे अच्छे जो बच्चे एकेडमिक्स में है उनको वो चीज नहीं थी, अच्छा वो तो बहुत अच्छे हैं तो उन पे हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक चीज मैं जरूर अपनी क्लास में अपनाती हूँ। और इसके अलावा हम लोग थियोरेटिकल लर्निंग तो करते ही हैं, क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे रील्स और फोन और इन चीजों में बहुत ज्यादा है, डिजिटल एरा के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली होंगे, हम इसको कहीं से भी कट ऑफ नहीं कर सकते। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना इसी डिजिटलाइजेशन के साथ ही आगे बढ़ा जाए। आज की जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन हमारे साथ वर्क कर रही है या हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ी सी अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज कर देते हैं। उसमें मैं क्या करती हूँ कि अगर 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट की क्लास है तो उसमें 15 मिनट का बेसिक समझा दिया किताब से, सिलेबस से, और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जाए क्लास में जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसमें बच्चे को लगता है कि अच्छा ये पढ़ाई वाला सेशन तो 15 ही मिनट में खत्म हो गया, अब थोड़ा सा हम क्लास को लूज करते हैं, वो ऐसे से बिल्कुल थोड़ा सा लूज करते हैं। तो जब हम उसमें जाते हैं तो बच्चे आराम से, भाई अब हम भी उसमें नहीं है कि हम चिल्लाते रहे बच्चों के ऊपर कि बच्चों शांत रहो शांत रहो शांत। ये बच्चे शुरू से देखते और सुनते आ रहे हैं और हर क्लास में यही हो रहा है, और इसीलिए वो बच्चे भागना पसंद करते हैं उन क्लासेस से। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करिए, उसमें थोड़ी एक्टिविटीज डालिए, उसमें थोड़ा ह्यूमर डालिए, उसमें थोड़ी कहानियां डालिए, उसमें आप कुछ गेम्स क्विजेस करा सकते हैं। कई बार मैं बोलती हूँ ओरल टेस्ट, तो ओरल टेस्ट के नाम पे बच्चे भाग जाते हैं, और वहीं जब हम कुछ एक्टिविटी कराते हैं उसमें मैं कुछ गिफ्ट्स भी रीइंफोर्समेंट के तौर पर दे देती हूँ, तो वो
पूरी क्लास भरी की भरी रहती है। अच्छा, उसमें क्या होता है, द क्वेश्चंस आर नॉट डिसाइडेड बाय मी, दे डिसाइड देयर ओन क्वेश्चन, दे डिसाइड द पार्टनर। अब जैसे 2 ग्रुप्स में पार्ट कर दिया, ये ग्रुप जो है इसमें से ए ग्रुप जो है वो बी में से चुनेगा कि किससे मुझे क्वेश्चन पूछना, कौन सा क्वेश्चन पूछना है। तो अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन भी हो रहा है, अब उसको कैसे आंसर करना है ये अगला बच्चा जो है वो प्रिपेयर हो जा रहा है इन चीजों के लिए। तो यहाँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें सिर्फ एक ब्लूप्रिंट दे रही हूँ, भाई देखो तुम्हें तुम्हारा ओरल टेस्ट था आज तुम्हारा, और तुम्हें इन टॉपिक्स पे तुम्हें तैयार करना था, और तुम्हें इस तरह से इस गेम को खेलना है। अब वो बेल बज जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनके गेम्स नहीं खत्म होते हैं। तो वो पूछते हैं मैम, फिर आई यूज्ड टू गिव देम सम छोटा छोटा गिफ्ट्स भी, लाइक पेन है, मार्कर्स हैं, चॉकलेट्स हैं। तो इससे उनको लगता है कि अच्छा एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल गेट समथिंग, ठीक है। तो वो भी एक इंसेंटिव पावर रहता है, ठीक है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम करता है। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी हम थियोरेटिकली पढ़ा रहे हैं वो हमेशा फील्ड में जाकर सीखें। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ सब्सटेंस अब्यूज के या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, आप बच्चों को क्लास में पढ़ा दीजिए, आप शायद वो थ्योरी थोड़ी देर पढ़ने के बाद भूल जाएंगे, लेकिन जब हम बच्चों को, मैं इसके साथ जैसे चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद मैं उनको विजिट कराती हूँ, जैसे कोई ऑटिज्म सेंटर हो गया या फिर कोई डी एडिक्शन सेंटर हो गया, तो वहां पे प्रैक्टिकली वो केस स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो चीजें वो किताब से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग इम्पैक्टिंग होता है। तो इस तरह की चीजें मैं करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ क्रिएटिव हर रोज अपनी क्लास में किया जाए, ना कि हम ये पुरानी घिसी पिटी जो स्ट्रेटजीज हैं वो यूज करें। इससे क्या होता है कि बच्चे को लगता है अच्छा टीचर आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा, लेकिन हमें उस क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, बहुत बच्चे एक नई एनर्जी के साथ हर रोज आ रहे हैं, तो हमें उस एनर्जी का उतना ही यूज भी करना। कई बार हमारे जो असाइनमेंट और टास्क होते हैं वो डिजिटल बेस्ड होते हैं, जैसे उनको कुछ एक छोटी सी कोई थ्योरी है, उस थ्योरी पे कंपटीशन करवा दिया पूरी क्लास में, ग्रुप में, बोला कि इस पे सबसे अच्छी एनिमेटेड स्टोरी बना के दिखाओ। तो बच्चे जो है वो डिजिटल भी हो रहे हैं, उसका भी यूज कर रहे हैं, और साथ में अपनी थ्योरी पहले पढ़ेंगे तभी तो स्टोरी बनाएंगे, तो उसका उनको डेप्थ में नॉलेज हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग मैं करती रहती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड द स्पेशल थिंग व्हिच यू टोल्ड, दैट इज अगेन कि हर बच्चा स्पेशल होता है। बिल्कुल। एंड आई आल्सो बिलीव दैट कि हर एक बच्चा स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है, यूनिक है। बिल्कुल। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड दे आर वेरी स्पेशल। सो कमिंग टू ये जो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हम मान रहे हैं उसको, बट स्टिल कुछ बच्चे हैं जो एजुकेशन सिस्टम में छूट जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं क्लासरूम्स तक, हाई स्कूल एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिसी लेवल पे एंड करिकुलम लेवल पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि कोई बच्चा छूटे ना एजुकेशन? क्लासरूम में सबको एक्सेस मिलना चाहिए, सब जा सकते। बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस लिया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, शायद मेरा एक्सपीरियंस कम रहा, बट क्योंकि बीइंग ऐसा स्पेशल चाइल्ड कहें या डिफरेंट चाइल्ड कहें, मैंने जब अपनी यूथ एज पकड़ी है, जब मैं अपने आप को युवा उसमें मान रही थी, तो स्कूल के साथ सहजता मुश्किल थी और मैं माइग्रेंट हुई। और सिर्फ मैं माइग्रेंट नहीं हुई, मुझे लग रहा है ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो एक समय में स्कूल से पहले से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर वो वापस एजुकेशन में लौट नहीं पाते हैं। उनके पास वो ऐसा पीक एज होता है, वो टाइम होता है, बट उनको कोई टैकल या फॉलो नहीं करता है। तो मुझे लगता है पॉलिसी लेवल पे कुछ ऐसा चेंज आना चाहिए कि अगर कोई भी स्कूल से कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट होता है या वो रेगुलर एजुकेशन नहीं ले रहा है, उसकी एक कोड नंबरिंग होनी चाहिए और उसकी एजुकेशन का पूरा डाटा गवर्नमेंट पास होना चाहिए कि अगर वो बीच में 6 महीने या 1 साल के लिए भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जुड़ा हुआ है तो उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए कि वो पढ़ क्यों नहीं रहा है। जिससे क्या होगा कि उसको पर्टिकुलरली उसकी फैमिली के साथ या उससे इंडिविजुअली कनेक्ट करके उसकी सिचुएशन को जाना जा सके। एक ऐसी टीम भी बनाई जानी चाहिए कि जो भी माइग्रेंट्स, एजुकेशन से जो माइग्रेंट्स हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे इसलिए कहेंगे क्योंकि 14-15 साल तक हम मानते हैं कि वो उनका मन जो होता है बहुत चंचल होता है और वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपने आप को तलाश रहे होते हैं।
ये सिर्फ जेंडर माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात नहीं, ये ओवरऑल बच्चों की मैं बात कर रही हूँ कि हर बच्चा अपने आप को पहचान रहा होता है, अपने व्यक्तित्व को समझ रहा होता है, अपने नेचर को, अपनी चॉइसेस को पसंद कर रहा होता है। और मैंने कई बार देखा है एजुकेशन में क्या होता है कि कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में बोलता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और सेकंड या 2-3 क्लास के बाद आगे जाके कहता है नहीं मेरे को तो आर्मी में जाना है, मैंने तो अभी देशभक्ति वाला कुछ देखा तो मेरे को आर्मी में बनना है। फिर कुछ बोलेगा नहीं मेरे को तो किसान बनना है, मेरे को फार्मिंग करनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों में निरंतर बदलाव आता है और डिसीजन उनका होता नहीं है, तो उसके वजह क्या होता है कि वो कभी कभी अपनी मर्जी से भी एजुकेशन से अलग हो जाते हैं या वो स्कूल चेंज करने के संदर्भ में छूटता है। और अगर कुछ ऐसे चैलेंजिंग बच्चे हैं जिनको जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जेंडर न्यूट्रल बिहेवियर उनके साथ नहीं क्रिएट हो रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशन में, उसकी वजह से अगर वो जाते हैं तो वो स्पेशल क्राइटेरिया होना चाहिए, उनको कैसे हम कैच करें और कैसे उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत पिछड़ा वर्ग है जिसे हम ट्रांसजेंडर LGBT कम्युनिटी का हिस्सा कहते हैं, जो हर एक वर्ग में बहुत ही कह सकते हैं प्रताड़ित और बहुत ही ज़्यादा तिरस्कृत माना जाता है। और मैं खुद एक ट्रांस व्यक्ति हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं शिक्षा और कार्य के क्षेत्र में अपने आप को डालना शुरू किया तो मुझे लगता है मुझे सोसाइटी से ज़्यादा मेरे कम्युनिटी के लोगों ने मेरे को रोका कि आपकी वहाँ जगह ही नहीं है। और हम आज तक इतिहास में कोई ऐसा रहा ही नहीं जो कभी मुख्य धारा में आके काम करे। तो मुझे लगता है कि ये जो अवधारणा बन गई, आज इतना हम लोग आगे निकल के भी देख रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं वो शिक्षा और मुख्य धारा में बहुत पीछे मानते हैं और लाखों टैलेंटेड होते हुए भी, तो एक बहुत बड़ा लैक है। में कैसे हम बच्चे कौन क्या चीज मेरा पॉलिसी मीन्स मेरा मतलब ये है कि हमें हर एक बच्चे को जब वो बेसिक एजुकेशन स्टार्ट करे तो उसका एक यूनिक नंबर होना चाहिए और उसकी एजुकेशन को ट्रैक करना चाहिए कि वो एजुकेशन कम्प्लीटली ले रहा है नहीं ले रहा है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। उसके लिए काम करना चाहिए और वो ये ओवरऑल पूरे ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। करिकुलम में जैसे क्लासरूम में हम पहुंच गए, हम युवा हैं, अब चेंजेस हो रहे हैं 15 साल। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसके जो गाइडलाइंस हैं उसमें हमें जेंडर रिलेटेड सिलेबस लाने चाहिए फॉर टीचर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी जेंडर को लेके उनके जो लॉज हैं उसमें बदलाव, अवेयरनेस और बदलाव होने चाहिए। क्योंकि बिना इन सब बदलावों के कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने ऊपर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मैंने कई बार कोशिश की है कि मैंने इंस्टीट्यूशन के साथ बात करी कि बीइंग अ कम्युनिटी पर्सन, हम लोग जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में कितने सारे बच्चे होते हैं जो हिडन अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे होते हैं अपनी आइडेंटिटी को पाने के लिए। तो हम स्कूल में अवेयरनेस सेशन रखना चाहते हैं तो स्कूल सीधे नो बोल देते हैं कि सॉरी हम जेंडर या सेक्सुअलिटी या लिंग लैंगिकता पे बात करने में असमर्थ हैं और हम नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब उनके पास पॉलिसी नहीं है तो वो नो करने का भी राइट रखते हैं। बट अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी में बदलाव ला दिया जाए तो हर एक इंस्टीट्यूट इन चीज़ों को फॉलो करेगा और जो ऐसा सब वर्ग, जो हमारा वर्ग ऐसा जो है छूट रहा है और आज आप देखते हैं सिर्फ परंपरागत क्षेत्रों में हम लोग दिख रहे हैं या भीख मांगते दिख रहे हैं, शायद वो धीमे धीमे वो एक चैन बदलाव की तरफ ले जाएगी। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि आज हम 21वीं सदी में पार करते हुए हम अपने इस समुदाय को कहाँ देख रहे हैं और उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। Being different is not wrong. Yes, being a difference। और सही और गलत की परिभाषा में हम नहीं हैं, हम सही और गलत की परिभाषा से ऊपर हैं। समझना समाज और सरकारों को है कि आज मैं एक आश्रम चलाती हूँ और मैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने आश्रम में रखती हूँ, उनको वहाँ पर मैं इसी बात का मोटिवेशन देती हूँ कि वो कैसे वो एजुकेशन सिस्टम में ब्रिज करें, यानी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अपनी मनचाहे कोर्सेज को चुनें और कैसे वो समाज में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दें। तो ये काम करते हुए मैं विगत 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी उपलब्धियाँ आ रही हैं और हर एक बच्चा बहुत टैलेंट से भरा हुआ है, युवा टैलेंट से भरा हुआ है। क्योंकि हमारे पास तो युवा आते हैं +18 आते हैं, तो वो सब युवा हैं और बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं और उनकी ऊर्जा को मुझे लगता है सिर्फ दिशा देने की आवश्यकता है। अगर आज मैं बेसिकली अपने आप को टीचर तो नहीं कह सकती, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में जो मैं काम कर पा रही हूँ, मुझे लगता है मेरे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मनचाही चीज़ों को पा रहे हैं
और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पे जी रहे हैं। क्योंकि मेरा जो समुदाय है, मैं जानती हूँ, बहुत ही ऐसा समुदाय है जो परंपराओं से घिरा हुआ समुदाय है, जिसकी कोई बहुत व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है। क्योंकि किन्नर या हिजड़ा समुदाय से अगर कोई आ रहा है तो उसको सब इतना ही जानते हैं, वो बच्चा पैदा होगा तो आएंगे, शादी होगी तो आएंगे, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। लेकिन आज जो पौध निकल रही है इस गोरखपुर से, अपने प्रदेश से, और अलग अलग सेंटर्स में बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा गया कल्याण साथी में, जो निदेशालय समाज कल्याण में जॉब कर रही है, और वो एक कल्याण साथी बनके जब समाज में सोशल वेलफेयर रिलेटेड कोई भी कॉल्स या चीज़ें आती हैं, समस्याएं आती हैं, और वो सुनती है और उनका सलूशन करती है, तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि देखिए आज हम एक समुदाय से निकल के आज समाज में हम समाज की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। और बहुत से बच्चे पुलिस में जा रहे हैं, बहुत से बच्चे सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति की जो उसकी ऊर्जा है उसको हमें सिर्फ दिशा देनी है, और मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छी स्टोरियां बनेंगी। थैंक यू। जो भी लोग शिक्षा से जुड़ते हैं और जो स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं या जो भी चीज़ें सरकार पॉलिसी बना रही है, इसमें ऐसे साफ दिल के लोगों को जोड़ना चाहिए जो ये समझे कि ये प्रॉफिट लॉस का खेल नहीं है, ये आप समाज निर्माण कर रहे हैं। जो आप बच्चों का ऐसा टाइम ले रहे हैं, वो ऐसा पीक समय होता है कि उस समय मतलब एकदम आप बिल्ड कर रहे हो चीज़ों को, एक कच्ची मिट्टी और वो पानी और मिला के उसको एक सांचे में डाल रहे हो। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी शेप चेंज कर दिया ना आपने, तो वो जीवन भर के लिए वैसा रहेगा और वो समाज में घूमेगा, और उससे कितने लोग इन्फ्लुएंस होके उस शेप में आना चाह रहे होंगे, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंधों पे। तो जो नोबल लोग इससे जुड़े हुए हैं ना, पॉलिसी बेसिकली वही बना रहे हैं, किसी ने कॉलेज या गवर्नमेंट ले लो या आप किसी की भी बात कर लो, तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इससे जुड़ रहे हैं वो बहुत साफ दिल के हों, उनका विज़न क्लियर हो कि हमें एजुकेशन एक जब भी प्रोडक्ट यहाँ से किसी भी संस्था से अगर बच्चा या कोई भी निकल रहा है तो वो एक बहुत ही अच्छा इंसान निकले। ये ना हो कि वो बस मैथ में बहुत बढ़िया है, फिजिक्स में बहुत बढ़िया है या किसी इंजीनियरिंग के उसमें बहुत बढ़िया है। तो एक सोच में ये बदलाव लानी पड़ेगी, तभी सब कुछ सही हो पाएगा। हम जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो सही और गलत के परे होती है, और वो जहाँ पे हमको अपनी बात रखने का अधिकार हो, हम बोल सकें और साथ साथ कोई बोल रहा तो उसको सुन भी सकें, दूसरे विचारों को भी सुन सकें, डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं, वो सारा समाहित हो सके उस एजुकेशन सिस्टम में, उस क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर में। तो हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश में, उस पहल में आपने कदम बढ़ाया। डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट मेथोडोलॉजी, सब आपके पास अलग है, लेकिन आपका सिर्फ हम एक पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए। वो क्या है कि युवाओं को बेहतर भविष्य मिले इन द क्लासरूम एंड बियॉन्ड द क्लासरूम, और उसमें मार्गदर्शक के रूप में आप सब एज ए एजुकेटर, युवा कार्यकर्ता, यूथ लीडर्स आप सब हैं। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप जुड़े। थैंक यू। आपने जो ब्रिज बनने की बात थी और जो कनेक्शन एक शब्द था, एक शिक्षक का, एक युवा कार्यकर्ता का, उसके एक हर स्टूडेंट के साथ एक कनेक्शन होता है, वो आपने बिल्ड करने की कोशिश की जो उनकी लाइफ में भी बदलाव ला रहा है। ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। तो थैंक यू आप सबको जुड़ने के लिए, और जो सुन रहे हैं आप भी थैंक यू आप इतना सुनने के लिए। स्टे काइंड, स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग।